स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पिछले 2 दशक में किस देश की इकोनॉमी ने दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ को रजिस्टर किया? जवाब है हमारा पड़ोसी मुल्क चाइना। लेकिन सवाल है क्यों और कैसे? इस ट्रेमेंडस ग्रोथ के पीछे छुपे कारणों को हम चाइना की जीडीपी में डिफरेंट सेक्टर्स के कंट्रीब्यूशन के जरिए समझ सकते हैं। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि ऑन एन एवरेज पिछले 1 दशक में चाइना की टोटल जीडीपी में उसके सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन लगभग 40% रहा है। वहीं ऑन एन एवरेज चाइना का सर्विस सेक्टर 52% कंट्रीब्यूशन के साथ आगे बढ़ा है। यानी ये दोनों ही सेक्टर चाइना की ग्रोथ इंजन का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहे हैं। चाइना के कंपैरिजन में भारत के सर्विस सेक्टर ने भी पिछले 1 दशक में इंडियन इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में क्रूशियल रोल प्ले किया है। लेकिन सेकेंडरी सेक्टर पर यह कहानी बदल जाती है। सेकेंडरी यानी किसी इकोनॉमी का वो हिस्सा जिसमें मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल्स के प्रोडक्शन को इंक्लूड किया जाता है। 2022 के डेटा के अकॉर्डिंग भारत की टोटल जीडीपी में सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 24.29% है। यानी करंट सिचुएशन में हमारा सेकेंडरी सेक्टर चाइना के कंपैरिजन में 20% लेस कंट्रीब्यूट कर रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आज भी भारत अपने टर्शरी या सर्विस सेक्टर पर हाईली डिपेंडेंट है, और अगर भारत अपनी इकोनॉमी को एक्सपोनेंशियली ग्रो करना चाहता है तो उसे अपने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को ग्रो करने पर ध्यान देना होगा। इंडियन गवर्नमेंट भी इस बात को अच्छी तरह से समझती है और इसीलिए वो सेकेंडरी सेक्टर के कंट्रीब्यूशन को फर्दर इंक्रीज करना चाहती है। इंडिया ऑलरेडी ऑटोमोबाइल, फूड और टेक्सटाइल जैसे प्रोडक्ट्स को बड़े स्केल पर मैन्युफैक्चर कर रही है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एक ऐसा एरिया है जहां पर पिछले कुछ समय में सरकार द्वारा काफी जोर दिया गया है। फॉर्च्यून बिजनेस इनसाइट्स की रिपोर्ट में ग्लोबल कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट का साइज $738.75 बिलियन बताया गया है। यानी ये इंडस्ट्री स्केलेबिलिटी के मामले में काफी बड़ी है और अपने अंदर इमेंस पोटेंशियल को होल्ड करती है। समस्या ये है कि करंटली इस इंडस्ट्री का मेजर चंक चाइना ने कैप्चर किया हुआ है। इंडिया पब्लिक और प्राइवेट दोनों एंटिटीज की मदद से धीरे धीरे इस इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में आई कुछ न्यूज से भी ऐसे ही इंसाइट्स मिल रहे हैं। कुछ समय पहले खबर आई थी कि अब इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन गया है। साथ ही इंडिया में लैपटॉप और कंप्यूटर की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने इनके इंपोर्ट पर भी बैन लगा दिया है। साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में भारत के बढ़ते फुटप्रिंट्स को भी हम देख ही रहे हैं। इसलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे भारत मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, लैपटॉप और कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में डोमिनेट करने की तैयारी कर रहा है। इस गोल को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं और भारत के इस रास्ते में क्या चैलेंजेस आने वाले हैं। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और जीएस मेंस के इकोनॉमी सबसेक्शन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। साल 2010 के बाद भारत में फोन की डिमांड धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो रही थी, क्योंकि देश के टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी सुधार हुआ। लेकिन स्मार्टफोन्स की डिमांड में एक बड़ा सर्ज देखने को मिला टेलीकॉम सेक्टर में 4G कनेक्टिविटी आने के बाद। दिसंबर 2015 में जियो ने लॉन्च होने के बाद लोगों को सस्ते दाम पर 4G कनेक्टिविटी का एक्सपीरियंस दिया, जिसे लोगों ने खुले हाथों से स्वीकार किया, और यहीं से इंडिया में शुरुआत हुई सस्ते इंटरनेट की, जिसके बाद अब हर कोई फीचर फोन्स को छोड़कर स्मार्टफोन्स की तरफ शिफ्ट होने लगा। हालांकि इस दौरान भारत में अधिकतर स्मार्टफोन्स दूसरे देशों से इंपोर्ट किए जा रहे थे, क्योंकि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी। 2014 के डेटा के अनुसार भारत में जितने मोबाइल फोन्स की शिपमेंट हो रही थी, उसमें से सिर्फ 19% फोन्स की मैन्युफैक्चरिंग ही भारत में की जा रही थी, जिसके चलते करोड़ों डॉलर्स भारत से बाहर जा रहे थे। इस टेंस सिचुएशन को भांपते हुए गवर्नमेंट ने कई सारे इनिशिएटिव्स लॉन्च किए, जिससे देश में स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बूस्ट मिल सके। उदाहरण के लिए मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, फेज मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जैसे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट द्वारा चलाए गए, जहां ओल्ड मैन्युफैक्चरर्स को मॉनेटरी बेनिफिट्स दिए गए और न्यू इमर्जिंग यूनिट्स को रन करने वाले मैन्युफैक्चरर्स को सिंगल विंडो क्लियरेंस। इसके अलावा 3 साल तक हैसल फ्री और पेपर फ्री वर्किंग एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड किया गया। इन सब इनिशिएटिव्स का फायदा ये हुआ कि 2014 से लेकर 2022 के बीच भारत में 2 बिलियन से ज्यादा मोबाइल फोन्स मैन्युफैक्चर किए गए, और भारत की मोबाइल फोन शिपमेंट्स 23% के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के साथ बढ़ने लगी। फाइनेंशियल ईयर 2021 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2022 के बीच भारत में मोबाइल फोन्स का प्रोडक्शन 126% बढ़ गया। यही कारण है कि आज चाइना के बाद भारत वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन चुका है। पहले जहां 80% मोबाइल फोन चाइना से इंपोर्ट हो रहे थे, वहीं आज 99.9% मोबाइल फोन्स इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। पर आखिर ये सब संभव हुआ कैसे?
दरअसल सबसे पहले भारत ने अपना नैरेटिव चेंज करते हुए इस इंडस्ट्री में एक रेलेवेंट प्लेयर बनने का निर्णय लिया। उसके लिए भारत को डिस्ट्रीब्यूटिंग माइंडसेट से अपने आप को क्रिएटिंग माइंडसेट की तरफ शिफ्ट करना था, यानी खुद मैन्युफैक्चर करने का माइंडसेट बिल्ड करना था। गवर्नमेंट ने बिल्कुल इसी पॉलिसी को फॉलो किया। उसके बाद इंप्रूविंग डिजिटल लिटरेसी और इंक्रीजिंग मार्केट डिमांड की वजह से भी इंडिया का मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एक्सपैंड हुआ। इसी के चलते 2022 में इंडिया 3.5 लाख करोड़ रुपीस के मोबाइल फोन्स को मैन्युफैक्चर कर पाया। वहीं 2023 में उम्मीद है कि भारत 4.25 लाख करोड़ रुपीस का मोबाइल मैन्युफैक्चर करेगा। इस प्रोसेस में एक माइलस्टोन रोल निभाया गवर्नमेंट द्वारा यूनियन बजट 2021-22 में अनाउंस की गई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम ने। सितंबर 2022 के डेटा के अकॉर्डिंग PLI स्कीम की वजह से लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग ने 4700 करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट किया। इस स्कीम के अंडर 16 कंपनीज को अप्रूव किया गया, जिसमें से 10 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज और 6 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज शामिल हैं। गवर्नमेंट ने इसके लिए 40,000 करोड़ रुपीस का बजट एलोकेट किया है, जिसे अगले 5 साल में सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स, पैसिव कंपोनेंट्स और PCB असेंबलीज जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। इसके साथ ही 5 साल के लिए गवर्नमेंट इंक्रीमेंटल सेल्स वैल्यू पर 4 से 6% का इंसेंटिव ऑफर कर रही है, जो एनुअल बेसिस पर डिसबर्स किया जाएगा। इन सभी रीजंस की वजह से भारत में स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री इतनी तेजी से ग्रो हुई है। इस इंडस्ट्री की ग्रोथ की वजह से भारत को काफी सारे फायदे भी देखने को मिले हैं। उदाहरण के लिए सैमसंग, फॉक्सकॉन और पेंटागन जैसी कंपनीज अगले 5 साल में करीब 2 लाख डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और 6 लाख इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ महीनों में एप्पल कंपनी ने ऑलरेडी 1 लाख से ज्यादा जॉब्स क्रिएट की हैं। स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने इंडिया का एक्सपोर्ट भी काफी हद तक इंक्रीज किया है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2023 की स्टार्टिंग में 7 मंथ में भारत ने $5 बिलियन के स्मार्टफोन एक्सपोर्ट किए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 के एंड तक ये फिगर बढ़कर $9 बिलियन तक पहुंच जाएगा। इसका असर इतना बड़ा है कि यूनाइटेड किंगडम, नेदरलैंड, इटली और साउथ अफ्रीका जैसी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज मेड इन इंडिया मोबाइल यूज कर रही हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, गवर्नमेंट का प्लान है कि 2025-26 तक भारत की एनुअल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को $126 बिलियन तक पहुंचाया जाए। यानी ये कहा जा सकता है कि अगर इंडिया का मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ऐसे ही ग्रो करता रहा तो जल्द ही हम चाइना की मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को सरपास कर लेंगे। दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आपको बहुत सारे ऑनलाइन बैचेस मिलेंगे, पर आखिरकार क्यों स्टडी IQ का यूपीएससी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू लाइव बैच उसमें से बेस्ट है? दोस्तों, इन बैचेस में आपको 1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। आपकी तैयारी को पिन पॉइंट फोकस रखने के लिए क्रिस्प नोट्स दिए जाएंगे। किसी भी समय आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप का फीचर भी आपके पास रहेगा। प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, और उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स प्रीलिम्स 2024 क्लियर करेंगे उन्हें स्टडी IQ कैंपस में बुलाकर अगले 4 महीनों के लिए मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के अंडर रिगरस प्रिपरेशन कराई जाएगी बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा मात्र और मात्र 29,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे, अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, 11 सितंबर को स्टडी IQ के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैचेस इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में लॉन्च होने जा रहे हैं। इन बैचेस में क्लासेस की टाइमिंग मॉर्निंग 8 AM रहेगी। तो आप भी AG लाइव कूपन कोड यूज करिए और पूरे देश के यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ कहिए कि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में मिल जाएंगी। दोस्तों, लैपटॉप और कंप्यूटर की मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा सेक्टर है जिसमें भारत सेल्फ रिलायंट नहीं है। इंडिया की लैपटॉप और कंप्यूटर मार्केट पर HP, लेनोवो, डेल और एप्पल जैसे ब्रांड्स अपनी पकड़ बनाए हुए हैं, लेकिन ये सभी ब्रांड्स चाइना के मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स को इंडिया में इंपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से इंडिया को काफी सारे लॉसेस झेलने पड़ रहे हैं। इसी समस्या को एड्रेस करते हुए कुछ समय पहले सरकार ने बिना लाइसेंस के लैपटॉप, टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर या स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर को इंपोर्ट करने पर इमीडिएटली बैन लगा दिया था। इस बैन का मतलब है कि अब कंपनीज को नए लॉ के अंडर इंपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ेगा, जो PC और लैपटॉप के नए मॉडल्स को इंडियन मार्केट में रिलीज करने में डिले के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। हालांकि ये रेस्ट्रिक्शन बैगेज रूल के अंडर इंपोर्ट पर एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी जो लोग दुबई जैसी कंट्री से अपने पर्सनल यूज के लिए सस्ते लैपटॉप्स लेकर आ रहे थे, वो अभी भी इन लैपटॉप्स को लेकर आ पाएंगे। साथ ही इंपोर्ट लाइसेंसिंग पर एग्जम्पशंस भी मिलेंगे, यानी अगर R&D टेस्टिंग, बेंचमार्किंग, असेसमेंट, रिपेयर एंड री एक्सपोर्ट या प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए इन्हें इंपोर्ट किया जा रहा है तो ऐसा करने के लिए 20 यूनिट्स तक का इंपोर्ट अलाउ होगा।
इस इमीडिएट बैन की वजह से गवर्नमेंट को काफी सारा क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा है, क्योंकि कंपनीज को लाइसेंसिंग के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया गया था। इसके चलते गवर्नमेंट ने इमीडिएट बैन की जगह कंपनीज को 3 महीने का टाइम दिया है, जिसमें वो लाइसेंसेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये इंपोर्ट्स पर बैन लगाया क्यों गया? तो देखिए, गवर्नमेंट चाइना से अपने ट्रेड डेफिसिट को रिड्यूस करना चाहती है, जो 2022-23 में $83.1 बिलियन का था, और इस बैन से इस सेक्टर के डेफिसिट ड्रास्टिकली रिड्यूस भी होगा। इस बैन का दूसरा फायदा ये होगा कि ये इंडिया के लिए कई बिलियन डॉलर्स के फॉरेन एक्सचेंजेस को बचाएगा, जो इन प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करने के लिए यूज होते थे। सिमिलरली ऐसा करने से इस सेक्टर के पोटेंशियल को देखते हुए इन्वेस्टर्स भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को शुरू करेंगे, जिससे थाउजेंड्स ऑफ एडिशनल जॉब्स क्रिएट होंगी। साथ ही इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भी बढ़ावा मिलेगा। इसका एक और बेनिफिट ये होगा कि इससे कंट्री को ग्लोबल आईटी हार्डवेयर मार्केट को एड्रेस करने में हेल्प करेगा। लेकिन दोस्तों, इस बैन का सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि इससे देश की डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ सफिशिएंसी आएगी और चाइना पर हमारी डिपेंडेंस लॉन्ग रन में कम हो जाएगी। गवर्नमेंट का मानना है कि इन स्टेप से डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग प्रमोट होगी, क्योंकि भारत में अप्रैल 2023 से लेकर जून 2023 के बीच इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट $19.7 बिलियन के थे, जिसमें लैपटॉप, टैबलेट्स और पर्सनल कंप्यूटर्स भी इंक्लूडेड थे। गवर्नमेंट को इसमें इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक क्लियर अपॉर्चुनिटी दिख रही है, जो इस गैप को फुलफिल कर सकते हैं। इंडिया के टोटल ईयरली इंपोर्ट्स में से 1.5% इंपोर्ट्स लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर के होते हैं, जिसे रिड्यूस करके 0 किया जा सकता है। इंडिया ने पास्ट में मोबाइल फोन्स पर हाई टैरिफ्स इंपोज किए थे, जिसकी वजह से लास्ट ईयर $38 बिलियन का मोबाइल फोन प्रोडक्शन किया जा सका। भारत का प्लान है कि 2026 तक $300 बिलियन के इलेक्ट्रॉनिक्स को देश में प्रोड्यूस किया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट चाइना से इंपोर्ट्स को रिड्यूस करना चाहती है और इस सेक्टर में भारत में काम कर रही सभी मेजर कंपनीज को लोकल प्रोडक्शन को बढ़ाने पर जोर देना चाहती है, और इसकी शुरुआत हो भी चुकी है। इंडिया के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल का कहना है कि एप्पल ऑलरेडी भारत में 5 to 7% प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रही है, और उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही ये परसेंटेज बढ़कर 25% तक हो जाएगा। जून में अमेरिका की चिप मेकर कंपनी माइक्रॉन ने अनाउंस किया कि वो गुजरात में एक नई फैक्ट्री को सेटअप करेंगे, जो इंडिया की पहली सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होगी। माइक्रॉन इस प्रोजेक्ट पर करीब $825 मिलियन इन्वेस्ट करेगा, और इससे 5,000 डायरेक्ट जॉब्स तो वहीं 15,000 कम्युनिटी जॉब्स अगले कुछ सालों में क्रिएट होंगी। एप्पल की एक इंपॉर्टेंट सप्लायर कंपनी और वर्ल्ड की लार्जेस्ट कॉन्ट्रैक्ट इलेक्ट्रॉनिक मेकर फॉक्सकॉन भी भारत में मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस को एक्सपैंड करने वाला है। हालांकि कुछ समय पहले ही भारत की एक मेटल और एनर्जी कॉन्ग्लोमरेट वेदांता के साथ $19.4 बिलियन के एक जॉइंट वेंचर से फॉक्सकॉन ने एग्जिट कर लिया था। ये जॉइंट वेंचर भारत की पहली चिप फैक्ट्री को बनाने के लिए किया गया था, लेकिन इन स्मॉल सेटबैक के बावजूद रिसेंट अपडेट्स को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के मामले में सही रास्ते और सही डिसीजंस को चुन रहा है। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मार्केट में भारत ने दूसरे देशों के मुकाबले काफी लेट एंट्री की। साल 2020-21 के दौरान इंडिया में बिकने वाले टोटल व्हीकल्स में से महज 1.3% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थे, लेकिन आगे आने वाले समय में ये नंबर तेजी से बढ़ने वाला है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि 2023 तक भारत में 17 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स होंगे। गवर्नमेंट का एम है कि 2023 तक इस टोटल मोबिलिटी में 30% को इलेक्ट्रीफाई कर दिया जाए, जिसमें सबसे मेजर शिफ्ट 2 व्हीलर और 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लाना होगा। एक रिसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर रैपिडली ग्रो हो रहा है। इनका मार्केट 90% के कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के साथ ग्रो करने वाला है और 2030 तक ये $150 बिलियन के फिगर को टच कर लेगा। एक एस्टिमेट के मुताबिक 2030 तक हाई स्पीड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में इंडिया शिफ्ट करके करीब 1 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को सेव करेगा। ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट भी तेजी से एक्सपैंड कर रही है और इंटरनेशनल एजेंसी का प्रोडक्शन है कि 2023 तक रोड पर 145 मिलियन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे और भारत इस मार्केट का एक की प्लेयर बन सकता है। और गवर्नमेंट चाहती है कि मेक इन इंडिया के अंडर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का 100% लोकल प्रोडक्शन अचीव किया जा सके। इसी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए गवर्नमेंट ने काफी सारे इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया है। उदाहरण के लिए फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कीम यानी फेम स्कीम लॉन्च की गई है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के परचेज पर फाइनेंशियल बेनिफिट्स देती है। इसी स्कीम का सेकंड फेज भी शुरू हो चुका है और फेम 2 के अंडर गवर्नमेंट ने लगभग $1.4 बिलियन यानी करीब
10,000 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया है ताकि अगले 3 साल में इलेक्ट्रिक व्हीकल एडॉप्शन और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को तेज किया जा सके। आने वाले सालों में इस मार्केट की डिमांड कई फैक्टर्स की वजह से इफेक्ट होगी, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज, डिक्रीजिंग बैटरी प्राइसेस और इंक्रीजिंग कंज्यूमर अवेयरनेस। रिपोर्ट्स का एस्टिमेट है कि लगभग 2 मिलियन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए करीब 4 लाख चार्जिंग स्टेशंस की जरूरत होगी। इस ह्यूज डिमांड को पूरा करने के लिए प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के बीच एक इंटीग्रेटेड अप्रोच की जरूरत है और बहुत सारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ने इसमें प्रोएक्टिवनेस दिखाई है। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स के अलावा ग्लोबल प्लेयर्स भी इंडियन ईवी मार्केट पर नजर गड़ाकर बैठे हैं। टाटा मोटर्स, महिंद्रा, hyundai, ओला इलेक्ट्रिक, एथर एनर्जी, ओकिनावा, टीवीएस, एमजी, हीरो इलेक्ट्रिक जैसे ब्रांड्स ऑलरेडी ईवी सेगमेंट को अपने पोर्टफोलियो में काफी ऊपर की प्रायोरिटी में ऐड कर चुके हैं। ग्लोबल प्लेयर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में इंडिया का पोटेंशियल जानते हैं और इसीलिए इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी में इसको लेकर इंटरेस्ट जाग रहा है। उदाहरण के लिए ताइवान के कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर फॉक्सकॉन ने रिसेंटली भारत में 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चर करने के लिए प्रोडक्शन लाइन सेटअप करने का ऐलान किया। इसके अलावा वर्ल्ड की बिगेस्ट ऑटोमोबाइल कंपनी टेस्ला भी इंडिया में अपने मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस को स्टार्ट कर सकती है। दोस्तों, इस एनालिसिस में ये बात क्लियरली विजिबल है कि इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर काफी ब्राइट दिख रहा है, लेकिन ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री बनने की ये राह इतनी आसान नहीं होने वाली। इसके कई सारे कारण हैं। इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के सामने सबसे क्रिटिकल चैलेंज है ग्लोबल सप्लाई चेन में डिसरप्शन को लेकर उसकी वल्नरेबिलिटी। इंडिया में ये इंडस्ट्री इंपोर्ट किए जाने वाले कंपोनेंट्स और रॉ मटेरियल्स पर हेवीली डिपेंडेंट है, जिसके चलते जियोपॉलिटिकल टेंशंस, ट्रेड डिस्प्यूट्स और दूसरे इवेंट्स की वजह से पूरी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो सकती है, जो इंडस्ट्री को नेगेटिवली इंपैक्ट करता है। अगर एक स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक सप्लाई चेन बनाई जाए और अपने देश में ही कंपोनेंट्स प्रोड्यूस करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट किया जाए तो इस चैलेंज को ओवरकम किया जा सकता है। दूसरा मेजर चैलेंज है स्किल्ड वर्कफोर्स की शॉर्टेज। ये इंडस्ट्री ऐसे वर्कफोर्स की डिमांड करती है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स में प्रोफिशिएंट हो, और इंडिया में ऐसी वर्कफोर्स की भारी शॉर्टेज है जो इंडस्ट्री की रिटायरमेंट और अवेलेबल टैलेंट के बीच एक गैप क्रिएट करता है। इस चैलेंज को एड्रेस करने के लिए ऐसे एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में इन्वेस्ट करने की जरूरत है जो इंडस्ट्री की बदलती हुई डिमांड्स के साथ अलाइन कर सके। तीसरा चैलेंज होगा एक रिलायबल इंफ्रास्ट्रक्चर और सीमलेस कनेक्टिविटी को बिल्ड करना, क्योंकि कंसिस्टेंट पावर सप्लाई और बेकार इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी चीजें मैन्युफैक्चर को हिंडर करती हैं। फोर्थ चैलेंज है कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी प्रोसेस को आसान बनाना और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंप्रूव करना, क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स के लिए चीजों को सरल किए बिना ऐसा कर पाना लगभग नामुमकिन है। एक और इंपॉर्टेंट चैलेंज है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के प्रोटेक्शन को लेकर, जो इनोवेशन को इनकरेज करने और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए काफी क्रूशियल होता है। इस चैलेंज को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस को बेहतर करके और इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म को इंप्रूव करके ओवरकम किया जा सकता है। इसके अलावा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज होगा ग्लोबल कंपटीशन। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अपनी धाक जमाने की कोशिश करने वालों में इंडिया अकेली कंट्री नहीं है। इंडिया को चाइना, साउथ कोरिया और ताइवान जैसे स्टैब्लिश्ड मैन्युफैक्चरिंग हब से स्टिफ कंपटीशन मिल रहा है। साथ ही एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करना, कैपिटल और इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करने जैसे चैलेंजेस भी इंडिया को अपने आगे के सफर में फेस करने पड़ सकते हैं। इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने रिमार्केबल ग्रोथ दिखाई है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे इनिशिएटिव की वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट हुई है और ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में भारत एक सिग्निफिकेंट प्लेयर बन गया है। इस इंडस्ट्री की प्रोग्रेस का अंदाजा स्मार्टफोन्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और कंपोनेंट्स के बढ़ते हुए प्रोडक्शन से लगाया जा सकता है। इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ग्लोबल लीडर बनने का ट्रमेंडस पोटेंशियल है, लेकिन अपने गोल को अचीव करने के लिए सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटीज, स्किल्ड वर्कफोर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेगुलेशन, सस्टेनेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, कंपटीशन और इन्वेस्टमेंट जैसे चैलेंजेस को एड्रेस करना काफी जरूरी है। अगर गवर्नमेंट बॉडीज, इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बीच एक कोलैबोरेटिव एफर्ट्स को एंश्योर कर पाए तो इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए एक ब्राइट और प्रॉस्परस फ्यूचर को एंश्योर किया जा सकता है, और शायद हम ऐसा कर भी पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ आज के वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस में देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, हाउ कैन इंडिया ओवरकम द चैलेंज पोज्ड बाय चाइना इन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री? एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।